अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का क्राइसिस संगीन होता जा रहा है। आपके एफएक्स रिजर्व्स जो फॉरेक्स रिजर्व्स है पाकिस्तान के, इसके बाद इस वक्त ऑन टोटल 10.44 बिलियन 10 अरब 44 करोड़ डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसमें स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.6 यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 4 अरब 60 करोड़ डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब और 80 करोड़ डॉलर का ज़ख़ीरा इस वक्त मौजूद है। और डॉलर में सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये कि आपकी तरसीलात ज़र, आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो नहीं आ रही, रेमिटेंसेस नहीं आ रही, और अगर आ भी रही हैं तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन वो आपके समझ लें कि जो गैर कानूनी ज़राए हैं उनसे आ रही हैं। वजह उसकी सबसे पहले ये है कि इंटरबैंक इस वक्त पाकिस्तान में 3 मार्केट्स काम कर रही हैं, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और फिर ब्लैक मार्केट। इंटरबैंक की अगर बात करें, आज की अगर बात करें तो डॉलर 229 रुपये 60 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ। 229 का इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर रेट है, 239 रुपये का रेट जो है ओपन मार्केट में, तो 10 रुपये का खड़े खड़े फर्क तो आपकी इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान में है। इंटरबैंक जहां पर बैंक्स आपस में लेन देन करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जहां पर अकोमोडेट किया जाता है पाकिस्तान में ट्रेडर्स को। ओपन मार्केट में चले जाएं तो वहां पर 10 रुपए का फर्क है, और ओपन मार्केट में भी इस वक्त डॉलर्स मौजूद नहीं है, मनी चेंजर्स के पास भी इस वक्त डॉलर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सख्त डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे ट्रैवल जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहां पे और दीगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 239 रुपए का डॉलर इस वक्त वहां पर भी मौजूद नहीं है। हाँ, आप ब्लैक मार्केट में चले जाए, वहां पर आपको जितने डॉलर चाहिए आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसका रेट चल रहा है 260 से 265 की रेंज में। तो खड़े खड़े ये 30-35 रुपए का जो फर्क है, इसने पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख दिया है। ऐसा नहीं है वंस अगेन कि पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं आ रहे, पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी जराए से आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि डॉलर्स के ना होने की वजह से हुकूमत ने जो राशनिंग शुरू की है, हुकूमत ने तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर जिस तरीके से पाबंदी लगाई, अभी भी हम देख रहे हैं कि कंटेनर्स जो हैं पोर्ट के ऊपर हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स फंसे हुए हैं, और उसमें दालों से लेकर दवाओं तक और स्क्रैप से लेकर न जाने क्या क्या ऐसी, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल मईशत जो है वो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद अपनी फर्निश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में सनतें इस वक्त अगर ये कहा जाए कि तबाही के दहाने पर हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। आज इन्हीं तमाम मामलात को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जनाब नासिर हयात मगू साहब, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ AQ खलील साहब भी मौजूद हैं, एक तवाना आवाज़ हमेशा से रही कराची की बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सदर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर, और आमिर अब्दुल्ला ज़की साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जूम लिंक पे। आप भी साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मगू साहब आपकी तरफ आता हूँ। डॉलर का क्राइसिस पाकिस्तान में हमेशा से रहा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो है वो रिज़र्व, वो हमेशा मिनिमम के ऊपर रहते थे कि जनाब 3 महीने का इंपोर्ट कवर है तो ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तो वो हफ्तों के ऊपर बात हो गई। ये क्राइसिस शुरू कहाँ से हुआ, ये प्रॉब्लम कहाँ से आया डॉलर का? नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारा सिलसिला जो ख़राब हुआ, ये कमर्शियल बैंकों ने गड़बड़ की। जैसे कि एक्सपोर्टर के डॉलर हैं, इनके अपने डॉलर तो है नहीं। जब मैं डॉलर लेने गया, उसने कहा जी आपसे 230 में लिया है, आपको 240 में मिलेगा, आपसे 210 में हमने एक्सपोर्टर से लिया, आपको 220। तो इन्होंने 10-10, 15-15 रुपये जब शुरू किया लोगों से चार्ज करना और लोगों को तंग करना शुरू किया, तो लोगों ने समझा कि यहाँ डॉलर नापैद हो जाएगा, तो सब लोग ग्रे मार्केट में चले गए और लोगों ने अपने पैसे लेके वहाँ डॉलर के ऊपर जो है ना खरीदनी शुरू कर दिया। सट्टा हुआ, बाकायदा सट्टा हुआ। और अभी तक जारी है। और यहाँ से जो बात आपसे मिस हो गई, यहाँ से बड़ी तादाद में डॉलर बाहर चले गए हवाला हुंडी के थ्रू। और दुबई में प्रॉपर्टी का जो रेट है वो एक फ्लैट पे 5-5, 6-6% बढ़ गया है, और लोग वहाँ पैसे लेके बैठे हैं
और वो फ्लैट वहाँ नहीं मिल रहे, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। जब आप पैनिक फैलाएंगे और आपके बैंक्स इसमें शामिल होंगे तो उसमें लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा ना कि हमने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और बैंकों को पेनलाइज भी किया जाएगा, लेकिन बात सारी है कि ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी हुआ था। वहां पर उन्होंने तकरीबन अपने 11-12 ट्रेजरी हेड्स जो उनको बिहाइंड द बार्स भेज दिया था, उनको जेल का रास्ता दिखाया था। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ये यहाँ का जो स्टेट बैंक बैंकों को नहीं चलाता, बैंक स्टेट बैंक को चलाते हैं। अगर कोई एक्शन होना होता तो अब तक हो चुका होता। अगर आम आदमी 100 रुपये का टैक्स बचाता है, चोरी करता है, तो 100 रुपये पेनल्टी लगती है। जितनी इन्होंने चोरी की है, जितनी इन्होंने गड़बड़ की है, इन पे 100% पेनल्टी भी लगनी चाहिए और वो पैसे भी वापस आने चाहिए। ये मुल्क है, ये कोई 15-20 बैंकों के लिए मुल्क नहीं बना। ये बैंकों के ज़रिए ही सारी काम हो रहे हैं। आप देखें, जो हमारा पॉलिसी रेट 18% पे रखा हुआ है, ये सब बैंकों का नवाजने का तरीका है। और लास्ट जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे, वो निजी महफिल में उन्होंने ये कहा था, ये बैंक हैं, ये कोई चीनी चोर नहीं है कि इनको हम पेनलाइज करें। और किसी ने कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं होगा। हल्की अगर उन्होंने 300 अरब कमा लिए हैं, 200 अरब कमा लिए हैं, 2, 4, 10, 20 अरब पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे और इनको तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। 27 अरब तो उसी एक आध महीने के अंदर का ही गेम था जो सारा सामने से आया था। एक खलील साहब, प्रॉब्लम यही है, यहीं से शुरू हुआ सारा। ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट स्पेकुलेशन के अंदर, और अभी तक कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई किसी को पेनलाइज नहीं किया। ये तो फिर खालिसतन गवर्नेंस का इशू था ना। कहाँ था स्टेट बैंक इसमें? स्टेट बैंक के गवर्नर ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ये बताया था कि 23 जनवरी को एक रिपोर्ट आएगी इन बैंकों की जो भी इन्होंने बेकायदगियाँ की हैं और उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। जब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी आई थी कराची चैम्बर, जिसके अंदर अरकान असम्बली भी शामिल थे, तो मैंने उनसे ये डिमांड की थी कि आप हमारे यहाँ से स्टेट बैंक जा रहे हैं और गवर्नर से आप मिलने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी फरमा के आज एक डिसीशन ये कराएं कि इन तमाम बैंकों का फोरेंसिक ऑडिट करवा लें, क्योंकि ये बैंक वाकई आज की तारीख़ में भी एक तरीके से देखा जाए तो हवाला हुंडी, या इसको अगर हम इस तरह कह लें कि अगर पाकिस्तान की दस्तावेज़ी मईशत को हम कहते हैं कि 30 और 70 का फ़र्क है, तो वो इसको 90 पे ले जाएंगे। इसलिए कि जो इस वक्त काम करने वाले लोग हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बाकायदा एलसीयाँ भी खोली हैं, जो एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं। आप इनको ऐसे इक़दाम आप कर रहे हैं कि ये फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दें, ये ट्रेड भी बंद कर दें। और बैंकों का इसमें इसलिए कलीदी किरदार है कि किस बैंक को नहीं पता, आज भी सबको पता है कि 11,100 एलसीयाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनके लिए 4-4.5 अरब के जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं। अब मुतबादिल जो उसके तरीक़ाकार हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े बैंकर माहिर माशियात जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन विल की मुझे बड़ी कमी नज़र आ रही है, पॉलिटिकली भी और हमारे जितने इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं। नहीं, एक चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि सियासी हालात पाकिस्तान में इस वक्त बड़े अबतर हैं। सियासी हालात बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े बोल्ड इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएं, सज़ाओं जज़ाओं का तयन किया जाए। तो क्या मामला ऐसे भी हैं कि इस हालात की नाजुक जो मोड़ है, इससे भी फ़ायदा उठाया जा रहा है, उठाने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं? बात असल में ये है कि कुछ बोल्ड डिसीजन लेने, देखें IMF ने तो बड़ा साफ साफ आपसे ये कहा है कि आप अपने खराजात कम करें। मैं यहीं से बात शुरू करूं तो मुझे एक मेजर्स कोई दिखा दें इस गवर्नमेंट का कि जिसने ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर इख्तियार किया हो। आज भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब आपका दिफाई बजट और दीगर बजट कम होने शुरू हुए, जब आपको तनख्वाहों के पैसे में कमी आनी शुरू हुई, तो इस्लामाबाद को पता चला कि वाकई हमारे पास ख़जाना कम हो गया। हमारे यहाँ अजीब व करीब दुनिया का निज़ाम है, कंटेनर्स सारी दुनिया के अंदर 1 से 3 दिन के अंदर खाली हो जाते हैं। सही। आप उनको यानी इतनी फैसिलिटेट करते हैं उनको कि वो शिपिंग मैं सर आपसे थोड़ा सा हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा कि कोई भी ऑस्टेरिटी के ऊपर कोई भी मेजर नहीं लिया गया, कोई इक़दाम नहीं किया गया। जस्ट अभी मुझे जो है एक नोटिस या SRO वगैरह जो है एक आया है और उसमें एक कमेटी फॉर्म हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी, जिसे हम किफ़ायत शुआरी के हवाले से कौमी जो कमेटी इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने फॉर्म की है। याद रहे कि ये ऑस्टेरिटी है, ये बचत के हवाले से कि हम अपने वसाइल को किस तरीके से महदूद कर सकते हैं। और कमेटी के मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद 19 है। 19 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमेटी इस वक्त फॉर्म हुई है। इसमें एक बात मैं आपसे कहूं, जिसमें मैं जरा बता दूं इसमें
कि नासिर महमूद खान साहब एक्स सिविल सर्वेंट हैं, ये कन्वीनियर हैं इसके, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस वो को कन्वीनियर होंगे, फिर एडवाइज़र ऑन गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस जो है प्राइम मिनिस्टर के वो इसके मेंबर हैं, फिर SAPM स्पेशल एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस हैं, एडवाइज़र टू फाइनेंस PM ऑन इस्टेब्लिशमेंट हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी पावर डिवीजन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, चेयरमैन CDA, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज पंजाब सिंध KPK बलूचिस्तान। 4 इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर फर्रुख सलीम, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर नवीद अख्तर। ये क्या कहते हैं इसके गवर्नेंस स्पेशलिस्ट हैं। ये हुआ है सर, इसके आखिर में दुआए खैर नहीं लिखा हुआ। प्राइवेट सेक्टर है इसमें नहीं, उसमें कहा है कि लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। नहीं, ये कमेटी तो हमको बनानी चाहिए थी, हम लेते। इनका तो देखे इन्होंने तो डुबाया है। मैं तो यही समझता हूँ इसके आखिर में दुआए खैर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अब्दुल्ला जकी की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला जकी साहब, ये फरमाइए, क्या आप तो उस दिन गवर्नर के सामने आपने कहा कि मुझे लग रहा है कोई और मसला है, कोई और प्लान है, कोई यहाँ से आई डोंट नो, क्या आप कहना चाह रहे थे, वो क्या समझ रहे थे, क्या आपके जहन में अब तक? अब्दुल्ला साहब आपका, और बात यह है कि जहां आपने कमेटीज की बात करी, जिस चीज को भी पर्दे के पीछे डालना होता है उसकी कमेटी बना दी जाती है। और ये पास्ट में आप देखते रहे, किसी चीज की भी कमेटी बनी है, कभी कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर स्टेट बैंक साहब आए हुए थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे बड़े सिंपल 1-2 क्वेश्चन थे, जिसका अनफॉर्चुनेटली जिस सीट पे वो बैठे हुए, इतनी बड़ी सीट पे उनको बिठा दिया गया और उनके पास जवाब नहीं था। एक सिंपल सवाल था कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए वहां पर बैंक में मौजूद हैं, आप जो कंपनी टू कंपनी अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के एक रिलेशन है और वो डॉलर की डिमांड नहीं कर रहा, 365 डेज पे आप पेमेंट दे दें या 180 डेज पे आप पेमेंट दे दें, EFI आप बैंक करके दे दें, तो एटलीस्ट कंटेनर रिलीज हो जाए, आपको रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में। मगर अनफॉर्चुनेटली वो बात टाल के वो कंटेनर्स की बात करते हैं, वो लिख के देने, हमें लिख के दे दें, हमें लिस्टें दे दें, हमें आई डोंट नो इनका क्या एजेंडा है। एक मुल्क को, इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह करना है। आपको पता है जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री का पहिया किस तरीके से चलेगा। हमारे पास रॉ मटेरियल जो है 10-12 दिन के रह गए, हमारे पास 400-500 लेबर है। मैं अपनी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर पूरी हिसाब लगाया जाए तो 10-12 लाख लेबर जो है, अगर 1-1.5 महीने में अगर रॉ मटेरियल रिलीज नहीं हुए, तो ये 10-12 लाख जो लेबर है, इसको लोग कब तक अफोर्ड कर पाएंगे? यकीनन उनको कम करना पड़ेगा लेबर को, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा हमारे यहाँ। तो ये एजेंडा वाकई कुछ और है, इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद करनी है, और हमें हाथ तो वैसे हम फैला रहे हैं दूसरों के सामने जाके। और इसकी सूरत हाल ये करे कि जो बिजनेसमैन था वो सोचता था कि चलो किसी ना किसी तरीके से अपने अब्दुल्ला साहब, अब थोड़ा सा जरा ऑप्टिमिस्टिक रहे। एक परेशानी है, सूरत हाल है, उससे निकलना है, बाहर निकलना है। मगू साहब, नहीं निकलने देना इन्होंने, हमने मसले का हल दिया, ये निकलना नहीं देना चाह रहा है। हमने मसले का हल ये दिया, जो एक्सपोर्टर है हमारा, वो कहता है आप 1 साल बाद पेमेंट दे दें। इनको मसला क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है? अगर एक रेवेन्यू, अगर कंटेनर रिलीज होता है, इनके पास ड्यूटी की मद में और टैक्सेस की मद में पैसे आते हैं, इनको मसला क्या है? एक सप्लायर ने मुझे मेरे से बोला कि $8-9 हज़ार डॉलर है, आप ये डॉलर हमें जिंदगी भर नहीं दें, हम लिख के देने को तैयार है बैंक को, आप वो डोनेट कर दीजिएगा हमें। ये EFI उसके अगेंस्ट क्यों नहीं दे रहे? हमारा माल क्लियर होगा, टैक्सेस और ड्यूटी के मद में इनके पास पैसे आएंगे। इसका मकसद ये, इनका एजेंडा कुछ और है, ये मुल्क की इंडस्ट्री तबाह करना चाहते हैं। मगू साहब, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा, आप क्या कहेंगे? बट ठीक है, उनकी अपनी सोच है बहुत, और स्टेक होल्डर है, उनसे ज्यादा इस वक्त कौन परेशान होगा? अब्दुल्ला साहब जो है वो बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रहे हैं। जी मगू साहब, मेरा भी तजर्बा ये रहा, ये सिर्फ बाई द बुक जाते हैं, जो IMF या वर्ल्ड बैंक से पढ़ के आते हैं, उसके अलावा ये कोई काम नहीं करते। चाहे कोई डूबता है तो डूबे, चाहे कोई भी सूरत हाल हो, ये उससे आगे पीछे नहीं होते। तो इसलिए लोग जो है, देखें, जब प्रॉब्लम है तो लोगों को बैठ के तय करना है ना, हु आर दे टू डिक्टेट अस। आप बैठे बात करें, जिसकी बात में वजन है, आप इकनॉमी चलाएं। अगर मैं ये कहता हूँ कि आप डॉलर मत भेजें, मुझे माल उठाने दें, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। फिर कहना कि हमें लिस्ट भेजो कितने कंटेनर हैं, भाई हुआ लिस्ट क्यों भेजे? आप अक्रॉस दी बोर्ड एक पॉलिसी बनाएं कि जहाँ फॉरेन एक्सचेंज नहीं जा रहा उनको आप कंटेनर रिलीज़ कर दें, ताकि वो अपना कारोबार चलाएं, कंटेनर डिटेंशन से बचे। लेकिन हर आदमी हमें लिख के भेजे, और फिर आपको पता है बैंकों में और स्टेट बैंक में फिर चलते हैं पैसे कि भाई आपका छूट गया। बिल्कुल चलते हैं, बहुत लोगों ने चलाए हैं। अच्छा, वहाँ पे भी मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ब्रेक की कॉल है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरा फोकस करें। ऐड करना चाहूंगा मैं, ये जो अगर हमें डॉलर, हमारे कंटेनर वहां पड़े हुए 2-2 महीने हो गए और डिटेंशन
जो पोर्ट हमसे चार्ज कर रहा है वो डॉलर्स में ट्रांसफर हो रही है, तो वो तो कैसे बात ट्रांसफर हो रही है? ये ठीक है। 122 गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं, वो डॉलर में पेमेंट की जा रही हैं। ये डिटेंशन डॉलर में पेमेंट हो रही है, ठीक है। उसकी पेमेंट कैसे की जा रही है? चले एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। इस वक्त पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बहुत सीरियस एलिगेशन है और स्टेक होल्डर जो है वो उनके सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। AQ खलील साहब, आप पूरी सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत सख्त इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट के। जनाब देखें जी, बात यह है कि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि अगर विल है गवर्नमेंट की, वाकई वो चाहती है ये मसले को हल करें, तो देखें मेरे पास 2-3 तजावीज़ हैं बड़ी सीरियसली। मैंने गवर्नर साहब की खिदमत में चाबियाँ पेश की थी ये बताने के लिए कि वो सीरियसनेस की, पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की सीरियसनेस को नोट करें। असल मसला ये है कि अगर आपके पास एक तो इशू है डॉलर का, डॉलर हमारे पास कहाँ से आएंगे? क्या UAE के पास हमको बार बार हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा, सऊदीया के पास जाना पड़ेगा, या अपना जो तरीक़ाकार है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा? हमारे यहाँ इस वक्त सवाल ये है कि शिपिंग कंपनीज जो हैं, जिनके आपने 57,000 कंटेनर यहाँ पे डाले हुए हैं महीनों से, उसको खाली करें। उसका तरीक़ाकार मौजूद है। एक अमेंडमेंट करनी है रूल्स के अंदर, एक कानून साजी करनी है। कौमी असम्बली बैठी है, 24 घंटे काम कर रही है। उसमें तरीक़ाकार ये है कि वो इदारे जो अपने सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं इवन 365 डेज़ का, तो वो जो स्टेट बैंक को अदायगी करनी है उसकी तयन भी हो गया, उसका एग्रीमेंट भी हो गया, उसके ऊपर रोकने का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको 1 साल बाद या 6 महीने के बाद अगर देखना है दे दीजिए। वो इदारे जो साइट पे हैं या जो नहीं कुछ करना चाहते, उनके लिए आप जो CPF है, बॉन्डिंग की सहूलत, और जो हमारी कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो बेस्ट फैसिलिटी है, हाँ। और हमारे पास पोर्ट कासिम की है, इन कंटेनर्स को वहाँ ये खाली करें और शिपिंग कंपनी के साथ एक कमेटी बनाएं ज़रूर। जैसे अभी आपने ऑस्टेरिटी कमेटी की बात की, एक कमेटी बड़ी ज़रूरी है, हाँ। जो हमारी मैरीटाइम और अपना फाइनेंस और कॉमर्स, इन तीनों के सेक्रेटरीज पे हो, वो उनके साथ स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। क्योंकि डिटेंशन का, जैसे कि अब्दुल्ला अभी जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ा इश्यूज़ है। तकरीबन जो मैंने हिसाब लगाया है 9 महीने के अंदर तकरीबन 2-2.5 बिलियन, और अभी जो सिलसिला चल रहा है ये इतनी रकम डॉलर्स में यहाँ से जाने वाली है। और ये इतना क्रिटिकल इशू है जो हमारे हाथ में है। अगर हम गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा करे और ये अलाउ करे, ये यहाँ से स्टेट बैंक उनको फॉर्म इशू करे, लोग जाके अपना माल लें। ये जो मार्केट के अंदर एकदम हिजानी कैफियत है, शॉर्टेज हो रही है। हमारा इस वक्त फूड इन्फ्लेशन 35% हो गया। मगू साहब, एक तरफ तो गवर्नेंस का इशू है, जाहिर है कि हुकूमत के पास इस वक्त ना आपके फिस्कल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। हाँ, गवर्नेंस का ऐसा ज़रूर है कि उससे स्मगलिंग जहाँ पर हो रही है या स्पेकुलेशन जहाँ पर हो रही है उसके ऊपर जो है वो सख्त डंडा चल सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त सूरत हाल देखी जा रही है, कुछ मेरे ख्याल से फैसल सब्जवारी जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग है, उनका कहना है कि जुर्माने वगैरह जो है उनको हम एडजस्ट कर लेंगे या गवर्नमेंट जो है वो करेगी। कुछ डिटेंशन चार्जेस वगैरह की बात है, ये क्या, ये प्रपोजल क्या है जो अगर हुकूमत वहाँ से कह रही है? देखिए, जब माल आता है तो कंटेनर में जो माल आता है कंटेनर टर्मिनल होता है। जो पोर्ट डैमेज होता है वो 10% होता है, 90% जो है ना कंटेनर डैमेज होता है। अच्छा, अगर 10% भी उन्होंने माफ़ किया तो बड़ा अच्छा उनकी सोच है। लेकिन अगर एक कंसाइनमेंट पे $10,000 अगर कोई चार्ज है तो $100 पोर्ट का है और $9,000 पोर्ट का है और $9,000 जो है वो कंटेनर का है जो टर्मिनल वाला लेता है। तो असल जो है, जब तक टर्मिनल वाले से हमारी जान नहीं छूटेगी या उनको नहीं बिठा के हमारे कोई रास्ता निकाला जाएगा। नासिर की बात में सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि उसमें इंपोर्टर का कसूर भी नहीं है, जिसका उससे पैसे मांग रहे हैं। सीरियसनेस ये तो बात ये है कि असल जो चार्ज है जो डॉलर में जाता है वो 90% चार्ज जो है वो कंटेनर टर्मिनल का होता है, कंटेनर रेंट के नाम पे होता है। उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये पहले ये तय नहीं करेंगे ये कंटेनर छूटेंगे कैसे? देखें, अब ये जो पैसे इनके पास नहीं है, मेरा एक सवाल है सिर्फ कि इनको जून से या जुलाई से इसको आहिस्ता आहिस्ता कर्व करना नहीं चाहिए था। एक दिन मैं अपनी कंपनी में अगर बैठा हूँ, एक मेरा CFO आके बोले जी पैसे ख़त्म हो गए, तो मैं क्या हाल करूँगा उसका? तो यही सेक्रेटरी ख़जाना जो आप ऑस्टेरिटी कमेटी में आपने बताया, इनसे कोई पूछे कि भाई आप क्या सो रहे थे, आपके रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं,
आपने 6 महीने इंतजार क्यों किया इंपोर्ट को रोकने का? आप वहीं से कट करते, जो बेसिक रॉ मटेरियल है उनको अलाउ करते, और प्रायोरिटाइज वहीं पे आमिर हाँ। अब्दुल्ला प्रायोरिटाइज उस वक्त करनी चाहिए थी। इस वक्त जो हम रैशनिंग की बात कर रहे हैं, और इस वक्त तो बड़ी देखिए ना चीजें आपके सामने, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, तभी इंक्वायरी भी हुई, तभी सारी चीजें भी हैं, और हर किसी को पता है कि इंटरबैंक में क्या गेम हुआ है। फिर उसके बाद आपका डॉलर जो है वही फीड हो रहा है अफगानिस्तान के लिए भी, आपकी तमाम ग़िज़ाई अजनास जो है वो अफगानिस्तान में फीड हो रहे हैं, और कराची के जो रेट्स हैं और पेशावर के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये यहाँ पर आप समझ लें कि एक गवर्नेंस का भी मामला है। तो ये इतनी सारी चीज़ों से और एक ही टूल से निपटा जा रहा है, ये ज़्यादती नहीं है? प्रॉब्लम्स बहुत सारे, टूल्स एक ही है। एटीट्यूड जो है ना, वो एटीट्यूड इनको सही करना पड़ेगा। अगर आप देखें कि एक एक्सपोर्टर अगर कोई मिसाल के तौर पे $100,000 की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पेमेंट कहता है कि मैं 20% मैं दुबई में मंगवाता हूँ, हाँ। तो उसको 30 से 35 लाख रुपए वो दुबई में पैसे उतार देते हैं। तो कोई बेवकूफ, बहुत कसूर हमारे में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमारे, तो उनको फौरी तौर पे पॉलिसी ये करनी चाहिए, जो मार्केट का रेट है डॉलर उसी रेट में रखते हैं। यहाँ पर 250 अगर बैंक का रेट है, हाँ। तो मार्केट में 260 का रेट है। कोई भी एक्सपोर्टर यहाँ पैसे लाएगा, जो बैंक का रेट हो वो यहाँ पर डॉलर उसी तरीके, इनके जो इम्पोर्ट के बच्चे हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब तक एक्सपोर्टर यहाँ पर डॉलर लेके नहीं आएगा। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। कुछ डिस्ट्रप्शन आपकी आवाज में, उसको जरा सही करने की कोशिश करते हैं। मगू साहब, ये हर कोई कह रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं और ये और लोग भी कह रहे हैं कि मार्केट रेट्स के ऊपर कर दें इस वक्त डॉलर को। आपने होल्ड किया हुआ है, आर्टिफिशियली पकड़ने की कोशिश की भी है, और वो और ज़्यादा ऐसी की तैसी कर रहा है इस वक्त पूरे उसकी। अगर मार्केट बेस्ड कर देंगे तो जो होल्डर्स हैं वो भी फिर आके फिर बेचना शुरू कर देंगे, फिर तो एक इन्फ्लो हो जाएगा ना डॉलर का। देखिए, अगर ये रियलिटी को तस्लीम करें और रेट को सीधा फ्लोट करके एक रियलिस्टिक लेवल पे ले आए, तो ये पैनिक ख़त्म होगा, एक्सपोर्टर अपने पैसे लाएंगे अपना, और बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो लाएंगे। और इनको अलाउ करना चाहिए, जैसे गाड़ी आती है, जैसे कोई आपको गाड़ी भेजता है बाहर से, पेमेंट वो करता है, तो इनको मशीनरी और रॉ मटेरियल पे भी अलाउ करना चाहिए कि अगर आप कहीं से भी पैसे अरेंज करके अगर कोई रॉ मटेरियल लाते हैं, तो उससे भी इनफ्लोज जो है डॉलर के और रॉ मटेरियल के खुल जाएंगे। ये वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम कहलाती है इस तरह की, है ना? जी, आपने अगर वो उसमें जी आप मेरा भाई, बाद में मैं, मेरा कज़न है जी, आप मुझे ये माल भेज दें, मतलब बैठ के मेड इन पाकिस्तान सोच लानी पड़ेगी। IMF की और वर्ल्ड बैंक की किताबें बंद करके एक रास्ता निकालना पड़ेगा। आखिर आज आप हाउसिंग में एमनेस्टी चला रहे हैं ना, चल रही है ना, हाउसिंग में एमनेस्टी स्कीम अभी तक चल रही है ना। हाँ। तो आप देखें खलील साहब, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके कानों में भी, उनके जहनों में भी ये बात है, लेकिन अगर आप मार्केट बेस्ड कर देंगे, इसको फ्लोट कर देते हैं, 260-65 का डॉलर हो जाएगा, तो ये हुकूमत के लिए एक पॉलिटिकल बैकलैश आ सकता है यहाँ पे। तो अगेन मेरे कहने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में हमेशा हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे वो पीटीआई ने जनवरी में किया हो IMF प्रोग्राम बंद करके, या इस हुकूमत को IMF प्रोग्राम में देर जाने में या उनकी इस्लाहात को पर अमल करने में हो रहा है। हम अपने मुआशी फैसलों के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और आज हम ये दिन भुगत रहे हैं। खलील साहब, आज भी मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, हुकूमत ने अब नया मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो ये कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, UK में भी मसाइल हो गए, सारी दुनिया में रिसेशन है, पाकिस्तान में हो गया तो क्या हो गया। दूसरी तरफ जो मुखालफिन हैं वो कहते हैं जी ये आपके सामने डिफ़ॉल्ट खड़ा है, ये प्रॉब्लम है, हल कोई नहीं बताता। मामला असल में ये है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से, आप ये देखिए कि सारी दुनिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को लाने वालों को इंसेंटिव दिया जाता है। बांग्लादेश जैसा मुल्क, उसके आप रिज़र्व देखें 39 बिलियन हैं, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। उन्होंने किस तरह इसको बढ़ाया? उन्होंने कहा कि जी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज यहाँ लेके आते हो तो हम आपको 7% इसके ऊपर जो है इंसेंटिव देंगे, प्रीमियम देंगे, प्रीमियम देंगे। हाँ। इधर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया, आपने सिर्फ उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए उसको कर दिया। यहाँ जो लोग बैठे हैं अगर वो लाना चाहते हैं, हाँ, उनको इंसेंटिव दें।
उनको मैं यहीं पे होल्ड करूंगा आपकी जी। थॉट को, इसमें ऐड ये करूं कि ये इससे पहले और लोगों ने भी कहा कि जनाब जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में इस वक्त आ रही है, क्योंकि ऑफिशियली इस वक्त आप मनी ग्राम और वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजें तो मेरे ख्याल से 220-25 का होगा, और पाकिस्तान में हुंडी के जरिए जो आ रहा है वो 260-65 का आ रहा है। हमने तो इस पर एग्री कर लिया ना कि इसको फ्लोट करें, ओपन करें। पहली बात तो हमारे दरमियान ये तय हो गई। ठीक। उसके बाद ये का मरहला है, क्योंकि अगर आप 220 का 230 का डॉलर ऑफिशियली यहाँ मंगवाने के लिए बात करेंगे तो कोई आदमी इनकरेज नहीं होगा। इवन एक्सपोर्टर्स ने भी वहाँ पर लोगों को कहा हुआ है जी थोड़ा रुको, हम ज़रा ये डॉलर सही हो जाए फिर लेके आएंगे। और ये बात गवर्नमेंट का इशू ये है जो अभी आप कह रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुश्किल फैसले करने से जो पॉलिटिकल कॉस्ट है और आगे इलेक्शन है उससे दोनों डरे हुए हैं कि इसका हशर क्या होगा। एक को अच्छा नजर आ रहा है, दूसरे को बुरा नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि और ये कोई नहीं अंदाजा कर रहा कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं और जो पार्टी जीतेगी उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम। हफीज पाशा ने 295 का फिगर क्यों आउट किया? वो कह रहे हैं कि जी आप नहीं करोगे 70% इन्फ्लेशन हो जाएगी आपकी। है तो उसको गौर करना चाहिए ना। IMF के प्रोग्राम में अगर आप नहीं जाओगे तो आपको दूसरे डोनेट करने वाले कंट्रीज भी नहीं दे रहे। सही बात है। तो ये तमाम फैसले आपको करने हैं। अब्दुल्ला ज़की साहब, क्या इस वक्त इन्हीं सियासी वजूहात की वजह से घबराया जा रहा है, और जितना घबरा रहे कौम और घबरा रही है, हालात और खराब हो रहे? देखिए जी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है वो तो यकीनन, उससे पहले अगर आप हालात देखें, देखिए मैं हमारा कोई जो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फेडरेशन के लोग हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, मगर हमारे बड़े स्मूथ हालात होना शुरू हो गए थे इमरान साहब की गवर्नमेंट में एंड में। अगर उसी तरीके से वो चलती रहती, मगर जब गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप समझ लें कि हालात बिल्कुल उसी तरीके से नीचे। और ये हालात मैंने पिछले 27 साल से मैं बिजनेस में हूँ, कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखे जो करंट सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है, एक गलत मैसेज जा रहा है। और अगर स्टेट बैंक अपनी चीजें सही नहीं करना चाह रहा, मैं तो कहता हूँ सही नहीं करना चाह रहा, एक्चुअली करना चाहे तो ये अभी अलाउ कर दे। ये इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के मामलात है। एक्सपोर्टर यहाँ पैसे नहीं ला क्योंकि उसको यहाँ पर कम मिल रहा है, इम्पोर्ट अपने माल यहाँ पर रिलीज नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से यहाँ पर रेवेन्यू आएगा। ये तो बिल्कुल एक इकोनॉमी को बिल्कुल ब्रेक लगाने की बात हो रही है। और इसमें एजेंडा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते हैं यार क्या एजेंडा है, एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना है। बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इनको बर्बाद नहीं करना, आज ये रिलीज करें, ये फायदे, इनको कोई डॉलर अदा नहीं करने, आज इनके पास रेवेन्यू खरबों आ जाएगा यहाँ पर जो ड्यूटी और टैक्सेस की मद में आएगा। डॉलर का रेट जो ओपन रेट है 225 से जो ओपन रेट है 260 कर दे, आज ये बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर लोग अपने प्राइवेटली भी भेजेंगे, और एक्सपोर्टर जिन्होंने पैसे अपने रोके हुए वो दुबई में या कहीं उतार रहे हैं वो पाकिस्तान लेके आएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक इकोनॉमी को ब्रेक लगाने वाली बात हो रही है। और यहाँ एक्चुअली बात यह है कि हम इतना खुल के बात नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये चीजें यहाँ पर खुल के होंगे तो पाकिस्तान और पीछे चल जाएगा। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है, कौमी मुफाद जो है उसको सबसे पहले हमें आगे रखना है, और उसी के हवाले से जो है वो हम तजावीज़ भी देंगे और गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त कराची स्टूडियो में नासिर हयात मगरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और AQ खलील साहब और आमिर अब्दुल्ला ज़की साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स भी ये सारी चीज़ें समझते हैं, क्यू ब्लॉक भी इसको समझता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसको समझता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड भी इसको समझता है, ये सब इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कराची चैम्बर, पूरे दर्जनों, पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं, हर शहर की कोई ना कोई ट्रेड बॉडी ज़रूर है। ये डिसीजन मेकिंग में और सारी चीज़ों में, पॉलिसी प्लानिंग में कोई आप लोगों का जो है वो इनपुट नहीं लिया जाता। हम तो पहले बजट में एक ज़माने में देखते थे कि शैडो बजट आता था, हर एसोसिएशन जो है वो ट्रेड बॉडीज़ अपने बजट पेश करती थी, वो रिवायत तो ख़त्म ही हो गई। अब आप लोगों का कोई इनपुट वगैरह भी नहीं लिया जाता किसी पॉलिसी मेकिंग में? मुल्क को अगर तबाह करना है ना तो जंग तो नहीं होती है, उसकी इकोनॉमी तबाह कर दें। यहाँ पर जो आपको पता है कि जो ग्रे इकोनॉमी है वो हवाला हुंडी का काम हो रहा है और स्मगलिंग शुरू हो गई। ऑफिशियल जो टैक्स है और ऑफिशियली जो इम्पोर्ट करते हैं या ऑफिशियली डॉलर ट्रांसफर करते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, उनका रोल खत्म होता जा रहा है। इसाफदार साहब जो बैठे हुए हैं, क्या वो इन चीजों को नहीं समझते कि डॉलर के जो डिफरेंसेस है, और ये असल में मसला ये है
मुझे महसूस ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है वो अपने केसेस खत्म कराने आ रही है। उनका सिर्फ फोकस अपने केसेस खत्म कराने में, ना कि इकोनॉमी पे। बिल्कुल अगर इन चीजों को अगर इकोनॉमी पे होता तो ये मसले हल होते हुए नजर आते, कोई रोड मैप बना के हमें देते, जो अभी तक कोई रोड मैप बिजनेस कम्युनिटी को नहीं दिया गया। तो मेरा इसमें सवाल है इसहाक डार साहब से, क्या इकोनॉमी की तरफ भी उनकी फोकस है या सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने के लिए है? ठीक है जी मगू साहब, अब बात यह है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि पाकिस्तान की मईशत को डॉक्यूमेंट किया जाए और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर इस डॉलर वाले क्राइसिस को हम देखें और जितनी तेज़ी से हुंडी हवाला जो है ये फ़रोग पा रहा है, FATF से अभी जान अल्लाह अल्लाह करके हमने थोड़ी बहुत रिलीफ मिला है, जान छुड़ाई है। यहाँ खुदा ना खास्ता ये ग्रे इकॉनमी बढ़ती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम तो दोबारा जाके फंस जाएंगे उसी FATF के अंदर। ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है? देखिए FATF हो या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, जब आपके लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपकी गवर्नमेंट, आपके ब्यूरोक्रेट्स इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो कैसे होगा? जैसे अगर आप कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपसे कोई पूछता है कि वहाँ क्या हुआ, क्या हालात है, कैसा मुल्क है, तो आप अच्छी बात करेंगे तो जाएगा। अब जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है वो रो रहा है क्योंकि उसी को पकड़ते हैं। हमने इन्हें कहा था कि 4 मिलियन एंड यूज़र हैं यूटिलिटीज़ के। आप जो बिजली देते हैं, आप उसको कहें जी जो रजिस्टर, एक ऐप बना दें, जो रजिस्टर होगा उसको बिजली मिलेगी। अब जैसे एक प्लाजा बना, 20 करोड़ की दुकान है नीचे, बगैर रजिस्ट्रेशन के उसको बिजली मिल जाती है। कोई भी काम करने के लिए पहले क्या चीज़ चाहिए? बिजली। तो अगर ये करना चाहें, हमने तो बहुत तजावीज़ दी हैं, ये नहीं चाहते। अगर ये सब चीज़ें ठीक कर दे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका तो दाल दलिया बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम इनमें, हमारे में नहीं है। हम तो तैयार हैं, लेकिन पहली बात ये पॉलिसीज़ ठीक करें। और जो हमने इनको कहा, हम 10,000 अरब आपको जमा करके देते हैं, आप बैठे। प्राइम मिनिस्टर ने लिखा कि आप बताएं, 2 महीने बाद इन्होंने बात को इधर से उधर कर दिया। देखिए, जब तक आप, अगर आपकी सनत है, मीडिया है, तो असल तकलीफ़ किसको पता है? आपको। सॉल्यूशन किसके पता है? आपको। अब ये ना किसी से मुशावरत करते हैं, ये 2-4 एसोसिएशन से बैठ के बात करते हैं, खाना पूरी करते हैं। अब आपने देखा ये ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है, एक भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा है एक, और इनको चाहिए इदारे से पूछें कि कौन होना चाहिए। पिक एंड चूज का राइट इनके पास नहीं है। ये अपने 2-4 जानने वाले उनको ले लेते हैं हर काम में, और मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो चेहरे बदल बदल के हर गवर्नमेंट में जो है वो इसी तरह के लोग होते हैं, वही कमिटीज़ को हेड करते हैं, वही और सारी चीज़ों में। खलील साहब, अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो एक्सचेंज रेट जिस तरीके से एक वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान में, इसका जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, जो FDIs, ज़ाहिर है कि उनका रेट ऑफ रिटर्न भी मुतासिर हो रहा है। तो एक तो बहुत बड़ा सोर्स वो भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, ये इन चीज़ों की वजह से। ये सिग्नल जो है, हम अपनी तमाम बड़ा सख्त लफ्ज़ है अपनी कोताहियों का या बदमाशियों का, ये हम क्या दे रहे हैं इंटरनेशनली? हम इंटरनेशनली इश्तिहार दे रहे हैं कि हम करप्ट हैं, हम चोर हैं, हमारे पास आते हुए डरो। देखें हमने क्या किया, हम अगर पिछले 5 सालों का जायज़ा ले लें, पौने 5 साल का, तो हम कभी असद उमर को लाते रहे, कभी हम हम्माद अज़हर को लाते रहे, कभी हफीज़ शेख को लाते रहे, कभी मिफ्ता साहब को लाते रहे, और आखिर में हम इसहाक डार को लाते रहे। पॉलिसी नहीं बदली, बंदे बदल दिए। ठीक है जी। अब मामला क्या है कि जो सबसे अहम चीज़ है कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करना। अब मुझे एक बात बताइए कि ब्यूरोक्रेसी में जो भी ये जिम्मेदारी लेता है, उसको इन माशी हालात का जो IMF के जो डायरेक्टिव हैं उसका ज़्यादा एहतमाम करता है वो, कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो डांट दें आके। ये नहीं सोचते कि फेडरेशन या कराची चैम्बर या कोई भी चैम्बर जो सजेशन दे रहा है, जो स्टेक होल्डर के साथ मिल के बैठ के बात कर रहा है, उसको देख के वो अगर काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। यानी कंसल्टेशन जो है वो ड्यू मैं प्रोसेस एक मीटिंग में मौजूद था और उनसे हमने 6 महीने पहले कहा कि सर्दियों में गैस का इशू आएगा, सनतें बंद होंगी, बहुत बिजली पहले का से इशू सब लोग आएगा। कह रहे थे, लेकिन जाहिर है कि फिर भी हम ये जब ये प्लानिंग नहीं करेंगे, ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मज़ीद बढ़ संगीन है। जाएंगे। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त की कमी आ रही है। मैं बहुत शुक्रिया जनाब AQ खलील साहब, नासिर हयात मगू साहब और आमिर अब्दुल्ला ज़की साहब, आप तीनों हज़रात का। ये इश्यूज़, ये तमाम मामलात इसीलिए डिस्कस किए जा रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो जो रियल
आप समझ लें कि स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो मामलात आगे चलेंगे और बेहतर जब मामलात आगे चलेंगे तो हम ख़राब से ख़राब जो हालात हैं उनसे भी बाहर आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।